नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि सीयूटी बीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए सिटी एडमिट कार्ड सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए, उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से सीयूटी बीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए लास्ट मोमेंट पर क्या करें, क्या पढ़ाई करें, किस प्रकार से स्टडी करें। बहुत सारा ब्रॉड सिलेबस है। एनटीए ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, कहाँ से प्रश्न पूछेंगे, कहाँ से क्या सिलेबस रहने वाला है। बस केवल सब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं, ना टॉपिक को बताया है, ना कुछ बताया है। हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। इन बचे डेट्स में, बचे टाइम्स में आप किस प्रकार से इस टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे और क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स को आप कवर कर लें तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं एक अच्छे नंबर मार्क करने के। 250 प्लस या 280 प्लस के आसपास आपका स्कोर हो जाएगा। ये वीडियो आप सभी को श्योर है कि अगर आप इसको देखेंगे तो 10 प्रश्न आपके बढ़ सकते हैं अगर इस तरह आप बचे हुए टाइम्स के लिए प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि आपका एग्ज़ाम 12 जून को है, तो अभी आपके पास लगभग 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो बात करते हैं, सबसे आगे हम बढ़ते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। कभी मैं किसी प्रकार की फेक वीडियोस नहीं बनाता हूँ। आप देखे होंगे, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कभी भी व्यूज के लिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। इस वीडियो में मैं ये देखिए, आप सभी को पता होगा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। जो सीयूटी पीजी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम CKP04 का सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए में, पार्ट बी में। यहाँ पर सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले होते हैं, जिसमें से लैंग्वेज की कंप्रहेंशन आता है, वर्बल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एप्टिबिलिटी और एनालिटिकल स्किल। ये इतनी चीज़ों इन्होंने बताया है। इसकी हम आगे बात करेंगे किस प्रकार से इसको आपको प्रिपेयर करना है। पार्ट बी आपका 75 प्रश्नों का होता है। आपको पता है 75 प्रश्न जो होते हैं, इनसे आपका स्कोर सबसे ज़्यादा इसी के द्वारा किया जाता है। इसमें सभी के लगभग बराबर के प्रश्न आते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपका ऑनर्स हिस्ट्री का था और आप इसको फिल किए हैं तो क्या आप में केवल ऑनर्स हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो भी लोग CKP04 ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का फिल किए हैं, ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप में आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये 6 सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं। इन 6 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप किसी भी डोमेन से हैं और इस फॉर्म को फिल किए हैं, इस कोड को फिल किए हैं, तो इन सभी से आपके प्रश्न आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। तो पार्ट ए के लिए आपको मैं बता दूं, बहुत कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स को तैयार कर लीजिएगा, थोड़ा सा, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि नियुक्तियां कौन सी कहाँ हुई हैं, कुछ बुक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमने भेज भी दिया है ग्रुप में, उसको पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ जाइएगा। हम वहाँ पर आपको सारे प्रोवाइड कर देंगे, इसके सारे कंटेंट वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको कहीं से कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम पर क्विजेज होती हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में जीके के लिए जो जनरल अवेयरनेस की बात होती है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक बुक लूसेंट आपके पास होगा, लूसेंट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए, बाकी आपने पढ़ रखा होगा। मैथ्स में कुछ ज़्यादा आता नहीं है। इसमें पार्ट ए में आपको एवरेज के बारे में पता होना चाहिए, जो औसत होते हैं। औसत से प्रश्न बन जाता है, समानुपात, अनुपात, अनुपात ये जो होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद में परसेंटेज को पढ़ लीजिएगा, प्रतिशत। और सामान्य रूप से जो प्रश्न बनते हैं वही आएंगे। इन्हीं सब से आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न एक बार बनता है, तो ज़्यादा नहीं बनते हैं। CISI से प्रश्न बहुत कम ही बनते हैं। और सिंपल ट्रिंगल के जो त्रिभुज के जो आपके सूत्र हैं, फार्मूलाज हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है ज्यामिति के। डायरेक्ट इन्हीं पर प्रश्न आपको बन जाते हैं, तो ये आप ध्यान में कर लीजिएगा। ये आप कर ले जाएंगे। रीजनिंग में कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है। आप रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग है, श्रेणी क्रम श्रृंखला जो होती है, और इसके साथ में जो
डायरेक्शन के प्रश्न होते हैं, दिशा के प्रश्न, रीजनिंग में दिशा, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पार्ट बी में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ हिस्ट्री के बारे में, सभी के बारे में, सभी को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताएंगे। देखिए, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर रहा कि आपको इसमें सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैं इसलिए, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। आपको मेन टॉपिक बताता हूँ जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो पहले आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट जो टॉपिक्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इनसे हमेशा से प्रश्न बने हैं। हिस्ट्री की टॉपिक्स में आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए वैदिक काल से प्रश्न बनता है, वैदिक काल, और इनसे रिलेटेड जो बुक्स लिखी गई हैं वो आपको पढ़ना है। और इसके बाद में आप हड़प्पा की सभ्यता आ जाइए, इनकी खोज किसने की थी, इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसको आपको खोज इसमें पढ़ना है। इनकी थोड़ा सा जो सामान मिले थे इन सबको भी रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे, आपको पढ़ लेना है मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, मौर्य एंड गुप्त साम्राज्य। इसी में आपके बौद्ध और जैन धर्म का जो हो जाएगा, तो ये आप इतना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपका आ जाइएगा दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत आ जाइए मिडिल पेज में। दिल्ली सल्तनत जो है, इसमें मेन चीज़ क्या है, जो शब्द हैं, बहुत सारे शब्द किसी के लिए फेमस थे, जैसे कि ज़मीन मापने के लिए खिलजी वंश में क्या फेमस था, प्रसिद्ध था, या फिर ऐसे ही कुछ जो शब्द थे वो प्रसिद्ध थे। तो इन शब्दों से प्रश्न बनेंगे, तो आप लोगों को ये ध्यान में रख लेना है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि खिलजी वंश, तुगलक वंश में, सल्तनत काल में जो नहरों का है, इन सभी के लिए आपको जो प्रश्न बनते हैं वो मेनली किस शब्द को प्रचलित किया था, आप समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। इसके बाद में मैं बात करूँगा आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, तो जो बुक्स लिखी गई थी और जो पत्र थे, पत्र पत्रिकाएँ कब की, फ्रीडम फाइटर्स में, ब्रिटिश पीरियड के दौरान, तो इनको आपको पढ़ना है मॉडर्न एज में। इतनी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में अगर आपको लगता है तो जो 1857 के बाद में प्रांतीय आंदोलन हुए थे, उन सबको आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। प्रांतीय आंदोलन मैं बोल रहा हूँ, उनको आपको देख लेना है। बस इतनी चीज़ें आप हिस्ट्री में कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपको टाइम बचता है, आपको लगता है, तो आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए लगभग 80% हिस्ट्री का हो जाएगा। आपका जो हिस्ट्री के प्रश्न आएंगे उसमें 80% यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ पॉलिटी की तरफ, और पॉलिटी में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसकी बात करेंगे। तो जो संघवाद है और लोकतंत्रवाद है, इन सब की जो डेफिनेशंस दी गई हैं, लोकतंत्र की, संघवाद की, इनका जो परिभाषा है, इनके जो सिद्धांत हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। USSR का जो संविधान है, इनकी विशेषताएं पढ़ लेना है। थोड़ा सा संविधान की विशेषता क्या है इनकी, ये आपको ध्यान में थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद में आपको आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से थी, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है। इसके दौरान कौन सी समितियां स्थापित की गई थी, समितियां कौन सी थीं, और इसके साथ साथ समितियों के बारे में मैं बता दूं, तो जो संसदीय समितियां थी, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इन सब के लोक लेखा समिति, इन सबको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ये अच्छी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद में आपको आएंगे विधायिका के बारे में आपको पढ़ना है। विधायिका में जो द्विसदनीय विधायिका हैं, इनको कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, कौन से राज्य में नहीं है, और क्या क्या इनके फीचर्स हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में न्यायपालिका पढ़िएगा, जो समानुपाती न्याय की बात करते हैं, सिद्धांत जो हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, न्याय से प्रश्न बनता है, और न्यायपालिका जो संविधान में है वो भी आपको पढ़ लेना है ये प्रश्न। उसके बाद में बुक्स आपको रिवाइज करनी है, बुक्स पढ़ने हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि लास्की हैं, मैकपर्सन है, मॉरिस गिन्सबर्ग हैं, अरस्तू हैं,
और ये सब जो सुकरात हैं इनकी सारी बुक्स जो हैं और इनके जो मेनली फीचर्स सिद्धांत दिए थे इनको आपको डिस्कस कर लेना है, पढ़ लेना है, इनको रिवाइज कर लेना है। तो इतनी चीज़ें आपको पॉलिटी में कर लेनी है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, इन सबको एक नज़र में देख लीजिएगा, इन सबसे प्रश्न बन सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे और कॉमर्स, और सबसे ज़्यादा कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं बात करने वाला हूँ इसी की। यहाँ से आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है इन बचे दिनों में। तो सबसे पहले आपको पढ़ लेना है केंद्रीय जो योजनाएं हैं और राज्य की योजनाएं हैं, प्लस जो पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की गई थी। तो योजना मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। योजना जो कि स्कीम्स हैं, करंट से रिलेटेड हैं और इकोनॉमिक्स क्षेत्र से रिलेटेड हैं, चाहे वो उड़ान हो, उड़ान की बात कर लो, या किसी भी ऐसी योजनाएं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं या फिर करंट से रिलेटेड हैं। और उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाएं जो थी 5 ईयर प्लान्स, उनको आपको पढ़ लेना है। पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर्स प्लान्स, इनको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में रेवेन्यू, कर के बारे में आपको पढ़ना है। कर की परिभाषा क्या होती है, कर किस प्रकार से होते हैं, इन सब के बारे में आपको ध्यान में पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़ना क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, जीडीपी, जीएनपी, जितनी भी इनके टर्म है इन सबको पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैंने हिंदी एंड इंग्लिश सब में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ पर फाइल्स में आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना से प्रश्न बनते हैं। फिर आपको पढ़ना है आय के स्रोत। आय के स्रोत कौन कौन से हैं। इसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो बाजार आपको पढ़ना है। बाजार के स्रोत कौन, बाजार के प्रकार जो हैं इनसे प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के बाजार ऐसे विकल्प दे देता है, तो इनको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में कर्व जो दिए गए हैं, कर्व हैं, चाहे वो आपको बता दें सप्लाई डिमांड कर्व है, ऐसे जो कर्व दिए गए हैं वो सभी पाँचों कर्व 6 कर्व हैं, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में बात करेंगे हम पूंजी क्या होती है, इसके बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा। पूंजी क्या है, कंपनी के पक्ष में आपको इसको पढ़ना है, ज़्यादातर इसी के बारे में पूछा जाता है कंपनी के पक्ष पे। जीरो सम जोन के बारे में पढ़ लेना है। और गोल्डन एज के बारे में पढ़ना है, गोल्डन एज से प्रश्न बनता है, गोल्डन एज। उसके बाद में बैंकिंग के जो टर्म है इसको मैंने पीडीएफ में बनाकर भेज दिया है बैंकिंग की, उसको आप पढ़ लेना है। और एमपीसी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यही चीज़ें आपको इतनी बहुत हैं, इतनी आप कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इकोनॉमिक्स में। बात करेंगे आभासी का, आभासी जो होता है और कॉप डगलस का जो सिद्धांत है, इन सबसे प्रश्न बनते हैं। लेकिन अब इतने टाइम में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इनको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न बनेंगे और इनमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। इतने पहले आप इतने टॉपिक्स को कर लीजिएगा, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिएगा प्रश्नों के। अब हम बढ़ेंगे आगे और आपको बताते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड। जियोग्राफी से आपको पढ़ना क्या है, तो उद्योग, सबसे पहले इंडस्ट्रीज के उद्योग से प्रश्न बनते हैं, तो उद्योग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि पिछली बार आया था वस्त्र निर्माण किस प्रकार से किया था, वस्त्र निर्माण से प्रश्न बना था, तो उद्योग से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में वायुमंडल के जो परत हैं, लेयर्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनके फीचर्स क्या होते हैं ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में मृदा, सॉइल, मिट्टी, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी कौन किस फसल के लिए उपजाऊ है, इनमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जलवायु या मानसून कहें, जो कोपेन का डीएफसी सिद्धांत है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। डीएफसी सिद्धांत कोपेन का, ये आपको पढ़ना है। अब बात करेंगे हम थोड़ा ब्रह्मांड के क्षेत्र में, अभी प्रश्न बनते हैं। तो जो ईश्वर ब्रह्मांड में जो थियरी दी गई थी, जैसे कि ब्रह्मांड में कौन सी थियरी दी गई थी, तो बात करेंगे जैसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक थियरी, तो ये सारी जो थियरी थी इनको आपको पढ़ना है। इनको मतलब किसने दिया था, इसके फीचर्स क्या थे, इन सबसे आपको प्रश्न बन जाएंगे, तो इसको आपको ध्यान में रख के पढ़ लेना है। इसके बाद में पर्वत रेंज को आप पढ़ लीजिएगा। पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ तक फैली हुई है, किस राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये सब प्रश्न आपको बनते हैं यहाँ से।
भू अभिनीति का सिद्धांत है, ये आप पढ़ लीजिएगा। भू अभिनीति का सिद्धांत, भू अभिनीति का गतिशील क्षेत्र जो है उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद में एक चीज़ आपको और भी पढ़ना है, यहाँ मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। महासागर के बारे में आपको पढ़ना है, जो समुद्र ओशियंस हैं। महासागर में जो धाराएं हैं इनके बारे में आप देख लीजिएगा। धाराएं जैसे हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स हैं, नहीं, गर्म धारा, जल धारा और ठंडी जल धारा कौन सी महासागर में पाई जाती है। और उसके बाद में लवणता के बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना है, सेलिनिटी के बारे में, सेलिनिटी के बारे में। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जियोग्राफी के लिए इतने आप कर ले जाएंगे तो बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे होम साइंस के लिए। तो होम साइंस में बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण या रखरखाव से प्रश्न आपको बनेंगे, वही आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसको छोड़िएगा। इसके सारे पीडीएफ्स मैंने वहाँ पर दे दिए हैं। और उसके बाद में पोषक तत्व क्या हैं, कौन से पोषक तत्व किसमें पाए जाते हैं, इनकी मात्रा क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या है, यही सब चीज़ें इसमें हैं। और वस्त्रों के रखरखाव से प्रश्न बनेंगे, वस्त्रों के रखरखाव, वस्त्रों के रखरखाव, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो लाइक कर दीजिए और लोगों को भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। हम बात करेंगे अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, तो आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये सिलेबस में एनटीए के द्वारा नहीं दिया गया है। देखिए आप लोग बताएंगे, हम आपको एनटीए के द्वारा नहीं दिया गया है, फिर भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के हो सकते हैं 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएं। परंतु मेरा सजेशन क्या है कि आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों के लिए अभ्यास मत कीजिएगा। जो CQP03 स्पेशली केवल इसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, उसको मत पढ़िए। अब अगर पढ़ लिया है अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो इसके लिए परेशान नहीं होएगा। मैंने खुद टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करा रखी है। मैं चाहूँ तो मैं सजेस्ट कर सकता था, बट नहीं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया गया है। अन्य सारे सब्जेक्ट्स आपको इम्पॉर्टेंट हैं, उनको पढ़िए, उनके लिए टाइम स्पेंड कीजिए। इनको टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको स्टॉप लगा देना है। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के 1-2 प्रश्न आते हैं तो आप अगर आएगा तो कर दीजिएगा, नहीं आते हैं आपको तो स्किप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। अब बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आपको पढ़ना ही है तो मैंने 3 वीडियोज आपके थियरी क्लास के लिए बनाई हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री से रिलेटेड है। वो वीडियो आपके लिए हिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हिस्टोरी सेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड में जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएँ हैं शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें आपको प्रश्न बनते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। वहाँ पर 3 वीडियोज आपको डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 3 वीडियोज हैं, इसको आप वॉच कर सकते हैं। पर टीचिंग एप्टीट्यूड की जो प्रैक्टिस क्लास हैं या टीचिंग एप्टीट्यूड की जो थ्योरी क्लास है, उनको बिल्कुल भी अब यहाँ पर देखने की आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। केवल आप ये वीडियो 3 वीडियो जो थी इनको आप देख लीजिएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस प्रिपरेशन कर सकते हैं। अंत में आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी टाइम बचे हैं पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए अपने पढ़ाई में, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे, कोई भी बात ना समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको कुछ और भी जानना है, कुछ भी जानना है कोई भी स्कीम से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम आपको हमेशा सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।